ये बात सन 1968 के दशक की है। उन दिनों एक रहस्यमयी सीरियल किलर सुनसान रोड किनारे प्यार करने वाले प्रेमी जोड़ियों को शिकार बनाते जा रहा था। वो लड़कियों को मारता और उनके गुप्तांगों को काट लेता। दोस्तों, ये सीरीज 1968 से 1985 के बीच मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस मर्डर्स केस के नाम से विख्यात इटालियन सीरियल किलिंग का ड्रामेटाइजेशन है। बहुत कमाल की सीरीज है, लेकिन कहानी पारिवारिक नहीं है, इसलिए अकेले में देखना और लास्ट तक देखना। सन 1982 19 जून की रात की बात है। ये घटना इटली के टस्कनी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा इलाका बकायानो दी मोंटेस्पेर्टोली फ्लोरेंस के पास घटित हुई थी। इस शांतिपूर्ण इलाके में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक प्रेमी जोड़ा मेन हाईवे पर जा रहा था। लड़का बेताब था, लेकिन लड़की डर रही थी, क्योंकि अब तक उस रहस्यमयी सीरियल किलर ने 4 प्रेमी जोड़ियों को अपना शिकार बना लिया था। फिर भी लड़के के काफी रिक्वेस्ट के बाद लड़की इस शर्त पर मानी कि वे हाईवे के आसपास ही रहेंगे। लड़के ने वैसा ही किया। इसके बाद दोनों एक दूसरे में लिपट गए, इस बात से बेखबर कि एक अनजान आदमी उन्हें झाड़ियों के अंदर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वे जाने के लिए तैयार हुए, तभी उनकी तरफ पिस्तौल लिए हुए एक शख्स आता दिखा। लड़की डर गई। लड़का स्टीयरिंग पर झपटा, लेकिन फिर भी बचकर नहीं निकल सका। वे दोनों वहीं मारे गए। इससे पहले कि किलर लड़की के साथ कुछ करता, एक गाड़ी आ गई। वो भाग खड़ा हुआ। एम्बुलेंस आई और तब पता चला कि लड़का मर चुका था, लेकिन संयोगवश लड़की की सांसें अब भी चल रही थीं। उसे तुरंत इमरजेंसी में ले गए। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, झाड़ियों में छिपा वो अनजान आदमी और कातिल दोनों अलग थे। मतलब वो अनजान आदमी सीरियल किलर को पहचान चुका था। सिल्विया डेला मोनिका, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, घटना स्थल पर पहुंची। उन्हें वहां 2.2 कैरिबर का खाली कारतूस मिला, जिससे पिछले 3 प्रेमी जोड़ियों का भी कत्ल हुआ था। वही सुनसान रोड, वही प्रेमी जोड़ा, वही गाड़ियां, सब कुछ पिछली घटनाओं से मेल खा रहा था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। इस बार कातिल ने लड़की के गुप्तांगों को नहीं काटा था। इस पूरे मामले की जांच करता सिल्विया डेला मोनिका ने अंदाजा लगाया कि वे हाईवे के किनारे थे, इसलिए हत्यारे को समय नहीं मिला होगा। उसने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों को भरोसा दिलाया कि वे उस कातिल को जल्द ही पकड़ लेंगे। इस बीच खबर आई कि वो लड़की भी बच नहीं पाई, लेकिन सिल्विया ने एक बहुत चालाकी भरी योजना बनाई ताकि कातिल जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठे। उसने मीडिया के सामने झूठा बयान दिया कि मरने से पहले लड़की कुछ पलों के लिए होश में आई थी और उसने कातिल का हुलिया बता दिया था। अब वह कातिल उनसे बच नहीं पाएगा। सबूतों के अनुसार इस तरह की हत्याओं की शुरुआत सन 1974 में हुई थी। उस समय पहली बार उस कातिल ने लड़की के सीने पर 96 बार चाकू घोंपा था। दूसरा मुकदमा जून 1981 में हुआ, जब उसी दरिंदे ने प्रेमी जोड़े को मारने के बाद लड़की के गुप्तांग काटकर फेंक दिया। अगली वारदात उसी साल अक्टूबर में हुई, जिसमें पहले लड़के की हत्या हुई और फिर लड़की के गुप्तांग में पेड़ की टहनी घुसा दी गई। अब तक कुल 8 हत्याएं हो चुकी थीं। तभी सिल्विया को एक ख्याल आया, क्या पता 1974 से पहले भी ऐसी हत्याएं हुई हों। शायद उन हत्याओं से कुछ सुराग मिल जाए। इसी पैटर्न पर 1974 से 20 साल पहले की घटनाओं को खंगाला गया। तब एक मामला सामने आया जिसमें एक लड़की और उसकी प्रेमिका को सड़क किनारे कार के अंदर गोली मारी गई थी। ये घटना 1968 की सिग्ना शहर की थी और इसे डिलिटो लॉचिलो बियांको हत्याकांड कहा जाता है। वहां भी हत्या कार में हुई थी और इस्तेमाल हुआ हथियार वही था, .22 कैलिबर बेरेटा 70 सीरीज गन। उस केस के इंचार्ज अधिकारी भी मौके पर थे। उन्होंने बताया कि स्टेफनो मेले ने अपनी बेवफा पत्नी और उसके आशिक को मारने के बाद जुर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि स्टेफनो मेले की इस्तेमाल की गई गन कभी नहीं मिली और उसी गन से आज तक लोगों की जानें जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने पूरी बात समझने के बाद डिलिटो लॉचिलो बियांको हत्याकांड की फिर से जांच मंजूर की। इसी सिलसिले में सिल्विया स्टेफनो मेले से पूछताछ करने गई, लेकिन वो तबीयत का बहाना बनाकर मिलने नहीं आया। यहाँ से कहानी सन 1959 में लौटती है। उस दिन स्टेफानो की शादी होने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी दुल्हन शादी से पहले ही फरार हो गई। वैसे भी स्टेफानो किसी लड़की से शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसके पिता लोक लाज की वजह से उसकी शादी जबरन करवा रहे थे। इसके लिए उन्होंने लड़की के परिवार वालों को 40 भेड़ और एक जमीन का टुकड़ा देकर खरीदा था। वो लड़की इसीलिए उनसे बचकर भाग रही थी। हालांकि जल्द ही उसे पकड़ लिया गया। उसका नाम था बारबरा। न चाहते हुए दोनों पति पत्नी बन गए। 1 साल बाद अब वे दोनों घर छोड़कर फ्लोरेंस की एक जगह लास्ट्रा ए सेग्ना में शिफ्ट हो चुके थे।
स्टेफानो यहाँ राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका काम बंद हो गया। दूसरा काम मिलने में हफ्तों या कई महीने भी लग सकते थे। घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। वैसे बाबरा किसी अजनबी को घर में लाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थिति देख मान गई। उस किराएदार से वो अगली सुबह मिले, जिसका नाम था सैल्वाटोरे। महीने के 3,000 पर बात फिक्स हो गई। अब सैल्वाटोरे को उनके साथ रहते हुए 2 महीने हो चुके थे, और हैरानी की बात ये थी कि वो उन पर चलती चलाने लगा था। इन बीते 2 महीनों में कुछ तो हुआ था उनके बीच। खाना खाने के बाद सैल्वाटोरे बाबरा के बेडरूम तक चला गया। वो स्टेफानो को चिल्लाई विरोध की। स्टेफानो ने भी अंदर जाने की हिम्मत की, लेकिन हार गया। उस रात बाबरा ने अपना सब कुछ खो दिया। 4 महीने बाद बाबरा ने एकाएक उनको बताया कि वो प्रेग्नेंट है, और वो भी 4 महीने से। ये जानते ही सैल्वाटोरे घर छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले बाबरा को याद दिलाता गया, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं एक दिन लौटकर फिर वापस आऊंगा। गुस्से में उबलकर स्टेफानो ने कंपनी के दीवार का दिवाला निकाल दिया। कहानी फिर से वर्तमान में लौटी। जांचकर्ता फिर से उससे पूछताछ करने आए। जब कोई चारा नहीं बचा तो स्टेफानो ने उन्हें आगे की सच्चाई बताई कि आखिर क्यों उसने अपने बच्चे के सामने अपने पत्नी को मारा था। सैल्वाटोर के घर से जाने के सालों बाद एक रात उसका छोटा भाई फ्रांसिस्को स्टेफनो को अपने स्कूटर पर घर तक छोड़ने आया। दरअसल वे दोनों एक ही कंपनी में साथ काम करते थे। वो स्टेफनो के बेटे से भी मिला, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। बाथरूम जाने के बहाने वो घर में घुसा और पहली बार बारबरा से मिला। बाबरा डर गई, और तब फ्रांचेस्को ने सफाई दी कि वो अपने भाई के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके बीच बात आगे बढ़ी। इस बीच बारबरा उसे एक टक से देखती रही। ये चीज स्टेफानो ने भांप ली और फ्रांचेस्को के जाने के बाद उसकी क्लास लगा दी। लेकिन अब बारबरा कहाँ मानने वाली थी। यहीं से फ्रांचेस्को के साथ उसका गंदा खेल शुरू हो गया। वो उसके साथ फिल्में देखने जाती और रंगरलियां मनाती। यहीं से कहानी एक जंप लेती है सीधे सन 1968 में। धीरे धीरे उसने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाबरा का भाई पियरो भी उसकी हरकतों से समाज में बदनाम होने लगा था। तब दोनों परिवारों ने मिलकर एक दिल दहला देने वाला खेल रचा। अब बाबरा की जिंदगी में एक और मर्द आ चुका था। स्टेफनो ये सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने बस इतना कहा, मुझे इसके बाद कुछ याद नहीं, अब मुझे और परेशान मत कीजिए। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। दरअसल उस रात बाबरा उस आदमी के साथ फिल्म देखने गई थी। उसका बेटा भी साथ था। तभी सिनेमा हॉल का दरवाजा खुला। कोई था जो उन पर नजर रख रहा था। वो उनके घर लौटने तक उनका पीछा करता रहा। रास्ते में बाबरा के बॉयफ्रेंड ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी, लेकिन बाबरा अपने बेटे के सामने कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। उसने पहले बेटे को सुलाया और फिर दोनों भूखे भेड़े की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। इतने में वो अजनबी जो अब तक उनका पीछा कर रहा था बाहर से आया और दोनों पर गोलियों की बौछार कर दी। बाबरा का बेटा किसी तरह रोता हुआ मदद मांगने के लिए बाहर निकला। वो करीब 2 किलोमीटर पैदल चला और तब जाकर एक घर नजर आया। उसने घर के मालिक को बताया, किसी ने मेरी माँ को गोली मार दी, पिताजी घर पर हैं, आप मुझे मेरे घर पर छोड़ देंगे। अगले ही पल ये खबर सिग्ना पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। पुलिस हैरान थी। आखिर बारबरा का बेटा इतने घने अंधेरे में 2 किलोमीटर चलकर मिस्टर डी फेलिस के घर तक कैसे पहुंच गया। उसे डर नहीं लगा। तब बच्चे ने कहा, मैं रास्ते भर माँ का गाना गा रहा था, इसलिए डर नहीं लगा। पुलिस को फ्रांसिस्को और स्टेफनो दोनों पर शक था, और शक होना भी लाजमी था। फ्रांसिस्को बारबरा का पुराना आशिक था और स्टेफनो उसका पति। ऐसे में दोनों में से कोई एक कातिल हो सकता था, इसलिए दोनों का पैराफिन वैक्स टेस्ट करवाया गया। इस बीच जैसे ही स्टेफानो की नजर फ्रांचेस्को से मिली, उसके जहन में वो घिनौना मंजर घूमने लगा। घर लौटते ही परिवार ने उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो जुर्म कबूल कर ले। उनके बीच कुछ तो गड़बड़ थी। आखिरकार स्टेफानो ने अपने बेटे और परिवार की खातिर गुनाह कबूल कर लिया। उसने यह तक बताया कि उसने कत्ल कैसे किया, बाकायदा उसका डेमो भी दिखाया। लेकिन पुलिस को उसके बयान पर शक होने लगा, क्योंकि स्टेफानो उस जगह तक आने का रास्ता ठीक से बता नहीं पा रहा था और लाशों की पोजीशन भी उसके बताए अनुसार नहीं थे। जब उसने लाशों को सही पोजीशन में रखकर दिखाया, तब पता चला कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी आपत्तिजनक हालत में थे और स्टेफानो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें उस हालत में देखे। तभी एक अफसर ने ऐसा सवाल पूछा जिसने उसके होश उड़ा दिए। स्टेफनो, तुम्हारे पास तो कोई गाड़ी नहीं, तो फिर तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या कोई तुम्हें छोड़ने आया था? और वो बंदूक कहाँ है जिससे गोली चली? स्टेफनो ने धीरे से कहा, मैंने फेंक दी। पुलिस ने स्टेफनो की बताई हुई जगह पर तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां कोई बंदूक नहीं मिली। स्टेफनो ने अपने साथी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। नतीजा ये हुआ कि उसे जेल भेज दिया गया। इस बीच केस चलता रहा। आखिर स्टेफानो का दूसरा साथी कौन था?
उस रात किसने उसके बेटे नटलिनो को मिस्टर डे फेलिचे के घर तक पहुंचाया? पुलिस ने नटलिनो से सख्ती से पूछताछ की। अफसर ने धमकी दी, अगर सच नहीं बताया तो इसी पत्थरीले रास्ते पर तुम्हें खुद चलाकर वहां ले जाएंगे। तब जाकर नटलिनो ने अपना मुंह खोला। उसने बयान दिया कि उस रात उसके पिता ही उसे मिस्टर डे फेलिचे के घर छोड़कर आए थे। उन्हीं ने उसे ये सिखाया था कि कहना मेरे डैडी घर पर हैं और मम्मी कार में मर चुकी हैं। लेकिन पुलिस को एहसास नहीं हुआ कि नाटालिनो इस बार भी झूठ बोल रहा था। उस रात स्टेफानो के साथ कोई और भी था। वो कौन था? ये राज बाप बेटे दोनों मिलकर छिपा रहे थे और जांचकर्ताओं को लगातार गुमराह कर रहे थे। यहीं से कहानी फिर लौटती है सन 1982 में। शुरुआत में हमने देखा था कि स्टेफानो अब अपनी बची खुची जिंदगी इटली के वेरोना शहर के एक केयर होम फॉस में बिता रहा है, जहां पुराने कैदियों को रखा जाता था। लेकिन इस बार उसने दावा किया कि वो सब कुछ सच सच बताएगा, बस एक शर्त पर, अगर उसे अपने बेटे से एक बार मिला दिया जाए। जांचकर्ताओं ने उसकी मांग मान ली। सालों बाद वो अपने बेटे नाटालिनो से मिला, जो अब बड़ा हो चुका था। खैर, अब वादा निभाने की बारी स्टेफानो की थी। आखिरकार उसने बिना किसी झिझक के फ्रांचेस्को का नाम लिया और बताया कि असली गोली उसी ने चलाई थी। बारबरा ने जब फ्रांचेस्को को छोड़ दिया तो उसके अंदर जलन भर गई थी। पहले वो उसके साथ थी, फिर दिलिटो लोचिलो बियांको के लिए उसे छोड़ दिया। फ्रांचेस्को को यह भी पता था कि पैराफिन वैक्स टेस्ट को कैसे धोखा देना है। उसी ने उस रात छोटे नाटालिनो को मिस्टर डे फेलिस के घर तक पहुंचाया था। लेकिन जब स्टेफानो को पता चला कि उसके बेटे ने बयान दिया है और ये बता दिया है कि जब उसकी मां मरी तब उसके डैडी घर पर थे, ये बात कहने के लिए उसी के पिता ने उसे सिखाया था, तब स्टेफानो डर गया, क्योंकि उसका बेटा नाटालिनो आई विटनेस था। डर था कि कहीं फ्रांचेस्को अपनी करतूत छिपाने के लिए उसे जान से मार ना दे, और अगर स्टेफानो पुलिस को सच्चाई बताता तब भी फ्रांचेस्को उसके बेटे को मार डालता। ऐसे में स्टेफानो ने फैसला लिया कि वो खुद इल्जाम अपने सिर ले लेगा और जेल चला जाएगा। फ्रांचेस्को बच निकला क्योंकि उसकी पत्नी ने झूठा बयान दे दिया कि घटना वाली रात फ्रांचेस्को उसके साथ घर पर था। इस प्रकार सिर्फ स्टेफानो को दोनों कत्ल के जुर्म में सजा हुई और पिछले 13 सालों से वह चुपचाप अपनी सजा भुगत रहा है। इस बीच 19 जून को पाकायानो डी मोंटेस्पेर्तोली फ्लोरेंस के पास वाली घटना भी घट चुकी थी, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। उसी रात फ्रांचेस्को पता नहीं कहां से हड़बड़ाहट में घर लौटा। उसके जूतों में कीचड़ साफ दिखाई दे रहा था। तो क्या कातिल वही था? जैसे ही उसने न्यूज पर सुना कि कातिल का हुलिया लड़की ने मरने से पहले बता दिया था, उसके होश उड़ गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो घर छोड़कर भाग निकला। पत्नी ने सवाल किए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अपनी गाड़ी को जंगल में ले जाकर पेड़ों की टहनियों से छिपा दिया। ठीक कुछ घंटे बाद उसके घर पर पुलिस ने छापा मारा और पूरा तलाशी लिया, लेकिन वह नहीं मिला। अजनबियों से लिफ्ट लेकर वो घर से दूर भागता रहा। अब यहाँ से हमें उसकी पूरी कहानी दिखाई जाती है। कहानी 1967 में लौटती है। वो जवानी के दिनों से ही गुंडागर्दी करता था। एक दुकानदार को लूटने में असफल होने के बाद वह भागकर कंपनी लौटा और वहीं एक जगह पर बंदूक छिपा दी। स्टेफानो उसी के साथ काम करता था। उसने यह देख लिया। फ्रांचेस्को उस भड़क उठा और सीमेंट की बोरी मांगी ताकि उसके नीचे बंदूक छिपा सके। छुट्टी के वक्त उसे एहसास हुआ कि स्टेफानो के साथ उसने गलत किया था। फिर दरियादिली दिखाते हुए उसे स्कूटर पर बैठा लिया। स्टेफानो के घर पहुंचने पर उसे सुसु लगी। वो अंदर गया और तब बारबरा से पहली बार मिला। पहली नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये बात स्टेफानो ने भांप ली और बारबरा को भला बुरा कहा। फ्रांचेस्को जब से बारबरा से मिला था, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक दिन वो उससे बात करने उसके घर गया। उस वक्त स्टेफानो घर पर नहीं था। ये बात फ्रांचेस्को को पहले से पता थी, क्योंकि उनकी कंपनी को दूसरे शहर में 2 महीने का काम मिला था, जहां फ्रांचेस्को को भी जाना था, लेकिन वो नहीं गया। वहां फ्रांचेस्को ने उसे बाहर चलने को कहा तो वो भी मान गई। कहानी फिर से 1982 में लौटती है। फ्रांचेस्को को पकड़ने के लिए पुलिस जी जान से जुटी हुई थी। उसके घर का टेलीफोन टैप किया गया था, लेकिन जब उसने घर पर फोन किया तो ऑपरेटर सोया पड़ा था। उसकी पत्नी विटालिया ने बताया कि उसे ढूंढते हुए पुलिस घर आई थी। वे पूछ रहे थे कि 19 से 20 जून की रात जिस वक्त प्रेमी जोड़े का कत्ल हुआ था वो कहाँ था। तब विटालिया ने पुलिस को बताया था कि फ्रांसिस्को उस वक्त उसके साथ घर पर था। इससे ज्यादा कुछ मत बोलना। इतना कहकर फ्रांसिस्को ने फोन काट दिया। इसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को इटली से बाहर भेजता था। फ्रांचेस्को को ऐसी जगह जाना था जहां पुलिस उसे कभी ढूंढ न सके। दोस्त ने सुझाया कि वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए। कहानी फिर से लौटती है 1967 में। अब वो बारबरा के साथ बिस्तर भी शेयर करने लगा था, क्योंकि स्टेफानो 2 महीनों के लिए बाहर था। कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि फिर भी
बाबरा को हर वक्त उसके लौटने का डर लगा रहता था, लेकिन स्टेफानो के लौटने का नहीं, बल्कि फ्रांचेस्को के बड़े भाई साल्वाटोरे से। वो बहुत खतरनाक आदमी था। बाबरा ने बताया कि कैसे वो किराएदार बनकर उनके घर में घुसा और उसकी चादर मैली कर दी। स्टेफानो ने ये सब कुछ होने दिया। बाबरा ने उसी दिन ठान लिया कि अच्छा बनकर रहने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, बाबरा शादी से पहले बहुत शरीफ थी। फिर उसके भाई ने जमीन के लालच में उसका रिश्ता गलत परिवार में करा दिया। वो भागी, लेकिन पकड़ी गई। कहने का मतलब ये है कि जब शरीफ लोग बिगड़ते हैं ना, तो फिर हर हद पार कर जाते हैं। 1982 वाले सीन में अब तक फ्रांसिस्को ने पासपोर्ट बनवाने के लिए पैसों का जुगाड़ कर लिया था। पैसे कहाँ रखे थे और किससे देने थे, ये उसने विटालिया को अच्छे से समझा दिया। उन पैसों को लेने फ्रांसिस्को का दोस्त विटालिया के पास गया। चूंकि पुलिस उनके फोन कॉल पहले से टैप कर रही थी, इसलिए फ्रांसिस्को ऑस्ट्रेलिया भागने से पहले ही पकड़ा गया। उधर 1967 वाले सीन में अब फ्रांसिस्को के लिए बारबरा का प्यार खुलकर सामने आने लगा था। दोनों को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो हर शाम महंगे महंगे होटलों में डिनर करते और सारा खर्च बारबरा उठाती थी। एक शाम स्टेफानो के बड़े भाई जोवानी ने उन्हें एक साथ देख लिया। फ्रांचेस्को बाबरा के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि वो उसके लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार था। कुछ दिनों में स्टेफानो कंपनी का काम खत्म कर घर लौट आया। बाबरा का नया लुक देख कुछ बोलता, उसकी नजर फ्रांचेस्को पर पड़ी। उसने बड़ी बेरुखी से पूछा कि यहाँ क्या कर रहा है। बाबरा ने बताया कि वो तुमसे मिलने आया है। देखते ही देखते रात हो गई। फिर भी फ्रांचेस्को उनके घर से नहीं गया। आखिर में स्टेफानो ने कहा, हम सोने जा रहे हैं, जाओ तो दरवाजा बंद करते जाना। फिर वो पत्नी को कमरे में ले गया और भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। बाबरा ने उसका विरोध किया। उनके बीच झगड़ा बढ़ा तो फ्रांसिस्को बीच में आ धमका। उसने उसी पल स्टेफनो को जबरन घसीटकर कमरे से बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी, आज से ये कमरा मेरा और बारबरा का है। तू अपने बेटे के कमरे में रहेगा। अगर हमारे बीच दोबारा आने की कोशिश की तो तुझे जिंदा काट दूंगा। और सुन, कल से बारबरा की जगह तू नाश्ता और खाना बनाएगा, समझा? स्टेफनो डर गया। अब वो रात भर मौज करते और स्टेफनो उनके लिए चाय नाश्ता बनाता। अपने ही घर में नौकर बनकर रह चुका था। खैर, इसी तरह हफ्ते बीत गए। एक दिन फ्रांसिस्को की पत्नी विटालिया अचानक पुलिस के साथ उनके घर आ धमकी। उसने बारबरा की गर्दन पकड़ ली और चिल्लाई, साली कमीनी, तू मेरे पति को मुझसे छीन नहीं सकती, समझी? तू, छोड़ूंगी नहीं तुझे। पुलिस वालों ने बीच बचाव करके दोनों को अलग किया। तब भी विटालिया बड़बड़ा रही कि इसी की वजह से मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी भूल गया। यहाँ पुलिस ने फ्रांसिस्को को गिरफ्तार कर लिया। उधर वर्तमान में भी उसे पकड़कर 19 जून वाले हत्याकांड पर पूछताछ की जा रही थी। सिल्विया ने मीडिया के सामने झूठा बयान दिया कि मरने से पहले लड़की कुछ पलों के लिए होश में आई थी और उसने कातिल का हुलिया बता दिया था। ये खबर बाहर आने के बाद ही फ्रांचेस्को घर छोड़कर भाग गया। लेकिन पकड़े जाने के बाद वो बोला, मैं तो गर्मियों की छुट्टियां बिताने के मकसद से पासपोर्ट बनवाने गया था, मैंने कुछ किया ही नहीं तो भागूंगा क्यों? सिल्विया ने पूछा। तब अपनी कार जंगल में क्यों छिपाई? सिल्विया के सवाल से डरने के बजाय उसने जवाब दिया, मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई थी, मैंने उसे इसलिए छुपाया ताकि उसमें रखे टूल्स कोई चुरा ना ले जाए। उससे 22 कैलिबर बेरेटा, 70 सीरीज गन और बाबरा के मर्डर के बारे में भी पूछताछ की गई, क्योंकि रिकॉर्ड के मुताबिक अतीत में उस पर अवैध हथियार रखने की पुष्टि हुई थी। जिस पर फ्रांसिस्को ने कहा, ना तो मैं उस गन के बारे में जानता हूँ जिससे कत्ल हुए हैं और ना ही बारबरा के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। आखिरकार जांचकर्ताओं को उसकी असलियत सामने लाने के लिए स्टेफनो को बुलाना पड़ा। अब जो बयान स्टेफनो फ्रांचेस्को के खिलाफ दे चुका था, उसे उसके सामने फिर से दोहराने को कहा गया। स्टेफानो ने बताया, ये बात 21 अगस्त 1968 की है। उस रात फ्रांसिस्को जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गया और मेरी बीवी, साथ ही विलिटो लोचिलो बियांको, दोनों को मार डाला। फ्रांसिस्को भौचक्का रह गया और गुस्से के मारे उस पर टूट पड़ा। जांचकर्ताओं ने उसे दोषी माना और उसे जेल हो गई। अब कहानी फिर से पीछे लौटती है। जब फ्रांसिस्को की पत्नी ने उसे गिरफ्तार करवाया था, तब वो अगले दिन छूट कर आया और उसने उसे इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया, जिसके लिए उसे 6 महीने की जेल हो गई थी। इस बीच स्टेफानो ने एक चाल चली। वो फ्रांचेस्को के बड़े भाई साल्वाटोरे के पास गया और उसे दोबारा घर आने के लिए मना लिया, ताकि फ्रांचेस्को जेल से छूटने के बाद उसे परेशान न कर सके। साल्वाटोरे को वापस देखकर बाबरा की हालत खराब हो गई। अब उसके डरने की असली वजह क्या थी, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी फिर से 6 महीने आगे जंप करती है। अब फ्रांचेस्को अपनी सजा काटकर बाहर आ चुका था। अगली सुबह दोनों भाई पहली बार एक ही फ्रेम में दिखे। वहां साल्वाटोरे ने मजे लेते हुए कहा, छोटे भाई, जब तुम जेल में थे उस दौरान हमने खूब मजे किए।
बारबरा से एक बार पूछ जरूर लेना। फ्रांचेस्को भड़क उठा। वैसे भी उसकी अपने भाई से बनती नहीं थी। उसी दिन उसने बारबरा को मिलने बुलाया। वो आई और बताया कि कैसे अपनी बात मनवाने के लिए सल्वाटोरे और स्टेफानो ने उसे मजबूर किया था और तुम उनके साथ रहने के लिए मान गई। इतना कहकर वो उस पर बरस पड़ा, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया और उसे वैश्या कहा। बीच सड़क पर सबके सामने उसे बेइज्जत कर दिया। ये मंजर वहीं बैठे डेलिटो लोचिलो बियांको ने देख रहा था। उसने फ्रांचेस्को से कहा, शर्त लगा ले, अगले 1 हफ्ते के अंदर वो मेरे बिस्तर पर होगी। और ठीक वैसा ही हुआ। बारबरा जल्द ही डेलिटो लोचिलो बियांको के करीब हो गई। यह बात फ्रांचेस्को से बर्दाश्त नहीं हुई। वो तुरंत घर गया और बंदूक लेकर सिनेमा हॉल की ओर निकल पड़ा। मतलब उस घटना वाली रात वो घर पर नहीं था। उसकी पत्नी विटालिया ने उस समय एक झूठी गवाही देकर उसे बचा लिया था और अब भी उसी बयान पर टिकी हुई थी, क्योंकि फ्रांचेस्को लाख उससे नफरत करे, वो उसे सच्चे मन से प्यार करती थी। इधर बारबरा का पीछा करते हुए स्टेफानो भी सिनेमा घर जा पहुंचा था। वहीं पर फ्रांचेस्को उससे मिला। उसने उसे डरा धमकाकर स्कूटर पर बिठाया और डेलिटो लोचिलो बियांको की कार का पीछा किया। उनकी कार एक सुनसान जगह पर जाकर रुकी। इस बीच बारबरा बेटे को सुलाने में लगी थी। फिर वो लो बियांको के प्यार में खो गई। तभी फ्रांसिस्को ने अचानक उन पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी। दोनों उसी पल मारे गए। इसके बाद उसने जबरदस्ती स्टेफनो के हाथ में बंदूक थमा दी और उसे भी गोली चलाने के लिए मजबूर किया। अब बयान को फ्रांचेस्को ने सरासर झूठ कहा। स्टेफानो मुझे फंसा रहा है, लेकिन क्यों? इसकी जांच करनी होगी। अगर जांच करता तो पहले से ही फ्रांचेस्को उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, क्योंकि जब जब उस सीरियल किलर ने प्रेमी जोड़ों की हत्या की, फ्रांचेस्को जेल के बाहर था और हमेशा उसी इलाके में मौजूद रहता था जहां घटनाएं हुई थीं। इसी केस में फ्रांसिस्को सालों तक जेल में सड़ता रहा। जून सन 1974 फिर से 4 हत्याएं हुई, ठीक उसी तरीके से। यानी जो अटकलें लगाई जा रही थीं कि फ्रांसिस्को ही सारी हत्याओं की जड़ है, वो बिल्कुल बेबुनियाद निकली। साल था 1983, तारीख 9 सितंबर, जगह जियोगोली, जो इटली के शहर फ्लोरेंस के पास बसा एक छोटा सा इलाका था। एक प्रेमी जोड़ा सुनसान जगह में कुछ पल साथ बिताने आया था, इस बात से बेखबर कि कोई दूर से उन पर नजर गड़ाए हुए था। सही मौका देखते ही उसने उन दोनों को गोली मार दी और वहां से रफू चक्कर हो गया। तो दोस्तों, अब आप ही बताओ, वो सीरियल किलर कौन है? इस सीरीज में आगे ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है कि आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप इसका आखिरी पार्ट देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से जल्दी 500 लाइक करवा दो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगला पार्ट जल्द आएगा, नहीं तो किसी और कैटेगरी की कहानी ट्राई करेंगे। वैसे भी मैं इन दिनों चैनल पर काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसलिए कमेंट भी बंद है। और मैं मर दूं? मुझे भूल जाओ।